नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएसआई जीके के लिए जीके के लिए बूस्टर सेट 7 और 8 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो आपका इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। संविधान निर्माण के समय 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार की उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आइए आपका अगला सवाल 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन महान आदर्शों का उल्लेख है? विश्वास, समा राजकोषीय, तो ये तो कोई शब्द नहीं है। अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय है, तो ये गलत होगा। अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, तो राजनीतिक भी कोई शब्द नहीं है। बचा हमारा ऑप्शन डी। तो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता ने हमारा ऑप्शन में डी सही है। भारत के संविधान में तीन प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा सामाजिक होगा, एक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी दी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी? एक विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। और समता कितनी? 2 प्रकार की समता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। इस मार्कर से लिखा नहीं जा रहा, मैं इसलिए आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, सही है, क्योंकि कभी लिखने में गलती हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान है? तो कौन सा? तो हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बोलना, घूमना, पेशा करना, इसमें अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, यानी उपाधियों को अंत। और 16 सार्वजनिक रोजगार और सम्मान अवसर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित, यानी प्रश्न नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार की। कौन कौन सी? एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी अधिकार रक्षा। कितनी होगी? 5 रेट। हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेश यानी जोड़ा शामिल किया गया था? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए
निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। यानी हमारा ऑप्शन 2002 यानी ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के उप 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक गठन करने के लिए आवश्यक गर्भपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, 1/10वां भाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7, जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का क्या नाम है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की? दिल्ली की। उन्होंने वर्ष 1988 से 15 वर्ष से अधिक अवधि तक दिल्ली की सेवा की थी। यह शीला कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार चुनाव विजय की, 3 बार। अगला और सुचेता कृपलानी, यह उत्तर प्रदेश यानी राज्यों में प्रथम मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न नंबर 8, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तुम्हारा ऑप्शन ए 3:2 है। भारतीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया यानी अपनाया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। यानी भारत के ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद, ये सबसे नीचे हरे रंग की 3 पट्टियां, यानी ऊपर केसरिया, सफेद, फिर हरे। अगला प्रश्न नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? गांधीवादी पर। तो हमारा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का गठन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 10, विधान मंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? विधान मंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? केंद्रीय प्रशासन, ये तो है नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, जो कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के बीच आता है। अगला प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। यह वर्ष यानी राष्ट्रीय एकता परिषद वर्ष 1961 में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसकी पहली बैठक 2 या 3 जून 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुत्ववादी की प्रणाली को अपनाया था? तो हमारा इसका ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 13, ऐसी स्थिति में जहां ए महिला बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हों पर असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हों, तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 का डी लागू होता है। अनुच्छेद 48 का ए राज्य को पर्यावरण के संरक्षण सुधार से संबंधित है। और ये हमारा 39 का डी यानी हमारा इसका ऑप्शन बी
सही। और इसमें एक अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 18 उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न नंबर 14 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण बजट से संबंधित है। यहाँ पर एक ध्यान रखना है, संविधान में बजट शब्द नहीं है, संविधान में बजट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसने पूछा भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। अगर राज्य सरकार का वार्षिक वित्त विवरण पूछे तो अनुच्छेद 202 से संबंधित है। बजट दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में। कौन सा? एक राजस्व बजट, इसमें सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व शामिल व्यय शामिल होते हैं। और दूसरा पूंजीगत बजट, इसमें सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर भारतीय संविधान का अनुवाद नहीं अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। 149 यानी 148 से 151 तक, 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसमें पूछा है 49, तो 49 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य करती ये शामिल है। भारतीय के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल ये नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्त यानी 149 में। अगला प्रश्न नंबर 16 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से संबंधित यानी ये किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी निवारक निरोध से संबंधित है। यह लागू हुआ था 14 अक्टूबर 1988 को लागू हुआ, नहीं पारित हुआ 14 अक्टूबर 1988 को, लागू हुआ 1 जुलाई 1900 नहीं गलत हो रही है, नहीं ये गुजरा है निवारक निरोध अधिनियम 1980, तो ये तो गलत है ना, ये नहीं हुआ, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 17 मोटर यान को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कितने समय तक चालू रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 माह तक रहती है। अभी मैं पूछ रहा था पारित लागू हुआ मोटर यान, यानी मोटर यान पारित हुआ था 14 अक्टूबर 1988 को, लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। इसमें कुल धाराएं 217 और अध्याय यानी चैप्टर 14 हैं। यह मैं आपको NSA के बारे में बता रहा था, यानी तो उसमें गलत है। ये मोटर वाहन अधिनियम को पारित 14 अक्टूबर 1988, 1 जुलाई 1989 को लागू, धारा 217 और चैप्टर 14 हैं। ठीक, इसमें वैलिडिटी हो गई, ये भी सही है। अब हम प्रश्न नंबर करेंगे 18। NTCA की एनुअल धारा 38(5) में किसके पास प्रस्तुत की जाती है? तो हमारा ऑप्शन ए केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न नंबर 19 यौन अपराधों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का अधिकार किसके पास है? किसके पास? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके भी पास। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न नंबर 20 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 में के अनुसार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति हमारी राज्य सरकार करती है। कौन? राज्य सरकार। हमें यहाँ पारित
पारित हुआ था 13 सितंबर 1905 को। लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इसमें कुल धाराएं 37 हैं और चैप्टर यानी अध्याय 5 हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज से संबंधित अपराधों की प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो इसमें हमारा संज्ञेय अपराध भी है, गैर जमानती अपराध और गैर समन्वयी अपराध, यानी हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। यह धारा 7 यानी धारा 7 में बताया है कि अपराध का संज्ञान लिया जाएगा और धारा 8 में अपराध की प्रवृत्ति को बताया। धारा 8 के ए में सबूत का भार, धारा 8 के बी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार, जितनी आवश्यकता हुई है। पारित कब भी है? 20 मई 1961 को पारित हुआ। लागू 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धारा हैं। इसमें अध्याय एक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। 22 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करने के तहत दंडनीय अपराध है। तो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें 3 साल की सजा है, यानी प्रथम बार करता है 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना या दोनों। अगर दूसरी बार करता है तो 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना या दोनों। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 66 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23। आईपीसी की धारा 307 हत्या न होकर आपराधिक मानव वध यानी बीएनएस में किस धारा प्रस्तावित की है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी धारा 105 यानी हमारा बीएनएस यह पारित हुआ था 25 दिसंबर 2023। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। इसमें चैप्टर यानी अध्याय 20 है। इसमें सेक्शन यानी धारा 358 है। अगला और इसमें सजा कितनी है? तो सजा अगर यदि अपराध की प्रवृत्ति हत्या के समान गंभीर है तो इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। आईपीसी की धारा 375 थी बलात्कार की परिभाषा को बीएनएस की किस धारा में पुनर्भाषित किया है? तो हमारा ऑप्शन ए धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा। अगर हम हमसे पूछे सामूहिक बलात्कार बीएनएस की किस धारा में है तो वो धारा 70 में है। अगर किसी लड़की का आप पीछा करते हैं तो वो धारा 78 है। 78 धारा बीएनएस की धारा 78। और दहेज मृत्यु तो बीएनएस की धारा 80 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 25। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 1 जुलाई 1964 से ऑप्शन सी। अगला कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक? तो ये भी नहीं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 में हुई थी। इस विकास बैंक की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय मांगों को पूरा करना था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। अगला
प्रश्न नंबर 27, किस भौतिकी जीव विज्ञानिकी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवृत्ति के अनंत संख्या अर्थात ज्याकोज्य तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जिन बेस्टिंग जोसेफ फू यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए पास्कल, पास्कल तो दाब थी यानी ये नहीं। हमारा ऑप्शन बी माइकल फैराडे ने दी थी। इन्होंने वर्ष 1825 में बेंजीन की खोज की थी। माइकल फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर बनाया, जनरेटर बोलते हैं वो होता है जनरेटर बनाया था। इन्होंने आवेशों को ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न नंबर 29, कौन सी गैस बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो ये तो आपको सभी को पता होगी, मेथेन गैस CH4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 30, विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो हमारा ऑप्शन ए मैंगनीज का प्रतीक है, मैग्नीशियम का Mg, M यानी मैंगनीज। मैंगनीज एक नामक रासायनिक तत्व का प्रतीक है, सही है। इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। कितना? परमाणु क्रमांक 25। अगला प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी परागकण। अगला प्रश्न नंबर 32, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन ले जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिका यानी RBC में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के घर से कुओं के अवशेष मिले थे, यानी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। किस भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 34, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो हमारा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त यानी कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसमें कुल 180 प्रकरण और 15 अधिकरण हैं। अगला प्रश्न नंबर 35, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सजदा पोबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो हमारा ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसने 1266 से 1287 तक शासन किया था बलबन ने। अगला प्रश्न नंबर 36, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो हमारा ऑप्शन बी 1
दिन में। अगला, कौन सा जल मार्ग अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो हमारा ऑप्शन बी पनामा नहर। पनामा नहर महासागर से जोड़ती है अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत कील महासागर और उत्तरी सागर को बाल्टिक महासागर से जोड़ती है। स्विच नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस यह अवधी भाषा में लिखी है। इसमें टोटल 7 कांड हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद उत्तर कांड, उत्तर कांड के बाद नहीं, किष्किंधा के बाद सुंदर कांड है। किष्किंधा के बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, लंका कांड के बाद उत्तर कांड। कितने कांड होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 होगा। सबसे बड़ा बाल कांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। किसने लिखी? तो हमारा ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास ने। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी जो कि संस्कृत भाषा में है। अगला, प्रश्न नंबर 39, बाढ़ बाघ महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला, प्रश्न नंबर 40, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक बी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमारा ऑप्शन ए पद्म श्री। इन्हें पुरस्कार पद्म श्री 1970 में दिया गया था। इन्हें एक संगीत नाटक अकादमी 1967 में मिला था और एक कालीदास सम्मान 1988 में मिला था। अगला सवाल, यानी हमारे यह सेट कौन सा था? 7वां सेट। हमने 7 यानी बूस्टर सेट के हमने 7 सेट किए हैं। 7वां सेट है ना, हमने इसमें 40% टोटल किया। अब हम सेट 8 करने वाले जिसमें टोटल हमारे 40% होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए आज का सेट नंबर 8 का पहला सवाल है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के लिए प्रावधान प्रदान किया गया है। यानी किस धारा के तहत? तो हमारा ऑप्शन डी धारा 70 के तहत यह पारित हुआ। यह पारित कब हुआ? 9 जून 2002 को पारित। अगर लागू बूझे तो 17 अक्टूबर 2002 को लागू हुआ। इसमें यानी चैप्टर अध्याय 13 है। इसमें कुल धारा या सेक्शन 90 है। अब हमारा ये हुआ 17 के, यानी और 70 के भी, 70 का भी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन से संबंधित है। अगला इसका 69 का ए यह भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मुद्दे निपटाने के लिए प्राथमिक कानून है। 69, तो हमारा इसका ऑप्शन तो डी सही। अगला प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर से क्या अधिकार नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी बचत का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का स्थान लिया है।
अगला अगला हमारा कौन सा आया? प्रश्न नंबर 4, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सदस्य किनको नियुक्त किया जाता है? किनको नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? ये गलत। जिला न्यायाधीश? नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश को नियुक्त होने के योग्य, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। मैंने प्रैक्टिस सेट 7 में बताया था कब लागू और कब हुआ था। फिर आपको बता रहा हूँ, यह पारित 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 217 धाराएं। इसमें कुल चैप्टर अध्याय कितने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तुम्हारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 का ये संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो 48 का ए पर्यावरण से संबंधित, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 6, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ? तो हमारा इसका ऑप्शन सी, 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ और 12 सितंबर 1988 को लागू हुआ था। इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें अध्याय 5 हैं। अध्याय 5 हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, अध्याय 5, तो इसमें धाराएं कितनी? टोटल धारा 31 है। धारा 31, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पारित हुआ 9 सितंबर 1988 को, लागू हुआ 12 सितंबर 1988 को। अध्याय, इसमें अध्याय है कुल, यहाँ अध्याय है इसमें अध्याय 5 और धारा 31 है। अगला प्रश्न नंबर 7, अशांति फैलाना। अशांति फैलाना आईपीसी 147 में अब यह बीएनएस की किस धारा में पहुंच गया है? तो हमारा ऑप्शन ए, धारा 187 में पहुंच गई है अशांति फैलाना। अशांति फैलाना धारा 187 में। यह आईपीसी की धारा ये होगा। अब आगे हमारी धारा 188, यह बीएनएस की धारा 188 दंगा, यानी दंगा करना। नहीं, दंगा तो ये आगे नहीं, अशांति फैलाना, अशांति फैलाना और दंगा करना धारा 187 होगी। तो धारा 188 किसी घातक हथियार से दंगा करना, या वही घातक हथियार से दंगा करना। और धारा 189 में दंगे में उत्तेजना देना। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 8, जाल साजी आईपीसी 463 में थी, अब यह बीएनएस की किस धारा में है? तो हमारा ऑप्शन ए, धारा 336 में है। हमारी बीएनएस 25 दिसंबर 2023 को पारित हुई। लागू कब हुई? 1 जुलाई 2024 को लागू। इसमें कुल 20 अध्याय और धाराएं 358 धारा हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए। कितने? 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनकी बैठकें कितने दिनों तक चली थी? तो हमारा ऑप्शन इसका बी, 165 दिन चली थी। 165 दिन। कितने? 11 कुल सत्र हुए। अगला चला प्रश्न नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 12 जनवरी
1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। यानी हमारा 10 हो गया। अगला प्रश्न नंबर, एक मिनट, हाँ प्रश्न नंबर 11 आएगा ना। भारत क्या हुआ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा, पिंगल वेंकैया ने किया था तैयार किया था। तो यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। इसकी डिजाइन इनके मैकेनिक की, इनका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये हमारा कानूनी सलाहकार होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, संघीय मंत्री परिषद की मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो ये हमारा ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जो कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में बताया गया है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1992 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। इसका पहला सत्र 13 मई 1992 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे 2 बरस तक हिरासत में रखने की अनुमति थी? तो कौन सा था? वो हमारा था ऑप्शन बी रोलेक्ट एक्ट, जिसे हम काला कानून कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रतिज्ञान के रूप में उल्लेख है? तो हमारा ऑप्शन इसका डी होगा, तीसरी अनुसूची के तहत। अगर हम बूझें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 60। अगर उपराष्ट्रपति बूझें तो अनुच्छेद 69 के तहत होगा, इनकी तीसरी अनुच्छेद में शपथ लेने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में से कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, अनुच्छेद 28, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित है हमारा। अब आ गया हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना तथा अनुच्छेद किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने या संचालित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 17, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, यानी हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना और अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है कि जनता के पोषण स्तर और जीवन मानक को ऊंचा तथा स्वास्थ्य में सुधार करे। और अनुच्छेद 47 के तहत नशीले व पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देशन दे सकता था कि न्याय की स्वतंत्रता बनी रहे, अनुच्छेद 50। और हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दूसरी राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन का ए न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी, यानी हमारा ऑप्शन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं निजी सदस्य विधेयक, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के आवंटित किया जाता है तो वह कहलाता है? तो उसे बोलते हैं ऑप्शन प्रश्नकाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, प्रश्नकाल। अब शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल सदन में प्रश्नकाल के बाद का समय जब सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे उठाते हैं तो उसे बोलते हैं शून्यकाल। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय की जाती हैं? तो हमारा ऑप्शन डी संसद के द्वारा, ऑप्शन डी। राज्यपाल एक नाम मात्र प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही यह केंद्र का एजेंट होता है क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल मानित करेगी जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत है। अगर और इसमें होता 7वां संविधान संशोधन जो एक राज्यपाल दो से अधिक राज्यपाल के पद पर रह सकता है, जो कि इस अनुच्छेद 153 से 162 में उल्लेख है राज्यपाल के उपबंध यानी उनके बारे में। अगला प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 214 से 231 तक संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के बारे में संबंधित है। जिला उच्च न्यायालय के मामले अनुच्छेद 233 से 234 से संबंधित है। किससे? जिला उच्च न्यायालय, यानी हम उसे जिला न्यायालय कह सकते हैं। जिला न्यायालय 214 से 231 तक उच्च न्यायालय। और अधीनस्थ एवं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 148 तक इसके बारे में बताया गया है। और 124 में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 129 में एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगला प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो हमारा ऑप्शन इसका बी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को किस दर पर ऋण देता है? तो हमारा ऑप्शन ए रेपो दर पर ऋण देता है। अगला प्रश्न नंबर 26, किसी आर्थिक व्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, से बोलते हैं महंगाई। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, मुद्रास्फीति। यह एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि करता है। जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है और आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी लगातार बनी रहती है। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी भी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता तो कौन सा है? तो उसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन डी है, फिल्मी क्षेत्र में दिया
जाता है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र के में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेलों में उत्कृष्ट कोच कोच कहते हैं प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय भाषाओं में रचनात्मक साहित्य योगदान के लेखकों में दिया जाता है। यह खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए, साहित्य के लिए मुझे फिल्म के लिए यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा मैते मणि लोगों के वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो हमारा ऑप्शन इसका डी मणिपुर, ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुरी नृत्य भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। छऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। शास्त्रीय नृत्य है असम का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न नंबर 29 एम.एस. वर्ड लाइन स्पेसिंग पंक्ति अंतर के उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही है। दो पंक्तियों के बीच की दूरी निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन इसका सी। प्रश्न नंबर 30 कोशिका का वह ब्राह्मणतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? वातावरण से अलग करता तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 31 महाकुंभ वर्ष 2025 में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई थी? तो किसके में? ऑप्शन बी न्यायाधीश हर्ष कुमार। न्यायाधीश हर्ष कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में और 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न नंबर 32 इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? किस अंग से होता है? तो हमारा ऑप्शन भी आग्नेय से होता है। अगला प्रश्न नंबर 33 आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? तो इसे बोलते हैं हमारा ऑप्शन बी हर्ट्ज। अगला प्रश्न नंबर 34 सामान्य प्रवस्था में कंपाइंस कंपाइन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न नंबर 35 इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय इलेक्ट्रॉन तो यह इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड यानी ऑप्शन डी है डी को जाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिकीय 1991 में और प्रोटॉन की खोज 1919 में की थी। अगला प्रश्न नंबर 26 समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला रहता है? तो हमारा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो हमारा ऑप्शन इसका सी मछलीपट्टम। ऑप्शन सी यानी मछलीपट्टम के अंतर्गत भारत में पुर्तगाली उपनिवेश इस प्रकार थे यानी जो पुर्तगाली के उपनिवेश थे जैसे गोवा, दमन और दीव, दादर नगर और हवेली, कन्नूर, मंगलौर, कोलम, नागापट्टिनम था, हुगली, सूरत, कन्नौर यह पुर्तगाली उपनिवेश थे। इसमें गुजरात नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन
सी सही जवाब। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान की मांग तो हमारा ऑप्शन बी ने मांग की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 1940 में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की थी। यानी नवाब सलीम मुल्ला ने 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। पार्टी ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की सिफारिश की। इस पार्टी का गठन ढाका में किया था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 39, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता था? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ? पूर्वी भारत में स्थित है, जैसे झारखंड राज्य, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग इसी पठार में आते हैं, यानी छोटा नागपुर के पठार। इसके पूर्व में छोटा नागपुर पठार के पूर्व में सिंधु गंगा नदी का मैदान, दक्षिण में महानदी का मैदान। इसमें भारत के प्रमुख खनिज बॉक्साइट, अम्रक और कोयला यहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तुम्हारा ऑप्शन सी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।